हेलो बच्चों। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11th क्लास का चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी, उसका क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास अवेलेबल है ए नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W is suspended at rest by the two strings of negligible weight। जो यहाँ स्ट्रिंग है इनका वेट नेग्लिजिबल है, एच ऑन इन फिगर। ठीक है। द एंगल विद द वर्टिकल आर 36.9 and 53.1 respectively, and the bar is 2 meter long। Calculate the distance d of the center of gravity from the left of its end। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट एक बार अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास है कोई रॉड। ठीक है, जो हमसे गिवन है क्वेश्चन में, और कह रहा है वर्टिकल एक्सिस है कोई, वर्टिकल दो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है। कह रहा है कि इनके साथ इसने रॉड के जो एंड्स हैं उसने यहाँ एंगल कुछ बना रखा है। ठीक है। और इसका जो एंगल है, इसका एंगल हमें गिवन है यहाँ पे 53, इसे 53 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। और इसके लिए जो एंगल हमारे पास अवेलेबल है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं 37। ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 37। आगे क्या करना है, अब हमें कंपोनेंट्स को देखना। इमेजिन करते हैं कि यहाँ टेंशन T1 है और यहाँ टेंशन T2। ठीक है। तो आगे क्या करना है, कंपोनेंट में तोड़ते हैं। कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन है, T1 cos 37, और यहाँ हमारे पास कौन आता है इसमें, ये आता है T1 sin 37। एट द सेम टाइम अगर हम T2 को तोड़ते हैं, T2 को तोड़ोगे तो T2 के साथ देखना है, जितना एंगल यहाँ बना उतना एंगल ये बनेगा 53 डिग्री। तो यहाँ आता है T2 cos 53, और दूसरा कंपोनेंट हमें मिलता है यहाँ से ये, और इसकी वैल्यू क्या आती है, T2 sin 53। ठीक है। T2 sin 53। चलो, तो ये है मेरे पास T2 sin 53। ठीक है। चलो, अब हमारे पास क्या है, रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ना तो रोटेशनल यानी ट्रांस, ना तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रॉड जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना ही रॉड के अंदर रोटेशनल मोशन है और ना ही रॉड के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है। तो हमारे पास क्या आता है, हम लिखते हैं एज समीशन ऑफ एफ एक्स समीशन ऑफ एफ वाई जीरो है। ठीक है। इट मीन्स हमारे पास क्या आता है, अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। और अगर मैं रोटेशनल की बात करता हूँ तो नेट टॉर्क जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है। चलो जी, करते हैं कहानी शुरू। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, रॉड मेरी लीनियर मोशन में नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स जो है वो जीरो के बराबर है, समीशन ऑफ एफ एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक्स डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स एप्लीकेबल है हमारे पास, एक ये फोर्स एप्लीकेबल है, और दोनों फोर्सेस कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, T1 sin 53 विल बी इक्वल होगा T2 sin 37। देखते हैं एंगल, देखते हैं। चलो सॉरी, एंगल जो है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ साइन 37 के साथ T1 है और 53 के साथ T2। तो यहाँ T2 और T1 हो गया अरेंजमेंट। इक्वेशन नंबर 1 इमेजिन करते हैं। दूसरा जो पार्ट हमारे पास आएगा, अब हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। रोटेशनल है, चलो रोटेशनल के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा रोटेशन के बारे में देखते हैं। रॉड जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू जो है बराबर होगी। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास,
ये जो डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये डिस्टेंस हमारे पास है 2 मीटर रॉड की कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हमारे पास है 2 मीटर। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गिवन है d, तो बची हुई डिस्टेंस बचेगी 2 - d। ठीक है, चलो जी देखते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें देखना होता है क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर हम रॉड के पास चलते हैं, तो रॉड में देखो हमारे सामने दो चीजें अवेलेबल हैं, एक T1 और एक T2 वर्टिकल एक्सिस में टॉर्क रेस्पॉन्सिबल के लिए। ठीक है, तो यहां से देखते हैं T1 cos 37। जिस भी फोर्स को देखना है ओनली उसी को ऑब्जर्व करना है, बाकी सब भूल जाओ, रॉड के ऊपर कोई और फोर्स है या नहीं है। ये था मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां से ये डिस्टेंस अवेलेबल थी d। अब देखो T1 cos 37 क्या करेगा, T1 cos 37 रॉड को ऊपर लेके जाएगा। जैसे ही T1 cos 37 की वजह से रॉड ऊपर जाएगी, उसी टाइम पर हमारे पास क्या होगा, यहां से रॉड का जो हिस्सा है ये नीचे आएगा। इसके बाद यहां से हमें पता चला ये जो कहानी बन रही है ये है क्लॉकवाइज की। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमें क्या मिलता है, क्लॉकवाइज टॉर्क मिला है T1 cos 37 की वजह से। ठीक है, तो T1 cos 37 की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर T1 cos 37। तो T1 cos 37, ठीक है, T1 cos 37 है, और T1 cos 37 के लिए देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, d। तो यहाँ हमने अरेंज कर दिया d, इक्वल का साइन होगा। अब देखते हैं जी एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो वापस अगर हम चलते हैं, देखो यहाँ हमारे पास रॉड जो थी, अब मैं बात करूंगा T2 वाले पार्ट के बारे में। तो T2 cos 53 यहाँ है। T2 cos 53 क्या कर रहा है, फोर्स ऊपर लगाएगा, तो रॉड का दूसरा एंड क्या करेगा, नीचे आएगा। मतलब रॉड जो है, अब हम बात करते हैं तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, पहले जो रॉड थी वो क्लॉकवाइज थी, अब जो रॉड है वो एंटी क्लॉक है। और जब रॉड एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो, यहाँ पर जो टॉर्क बना है इसकी वजह से कौन सा होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए आता है T2 cos 53 2 - d। ठीक है, इसे रीअरेंज अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आंसर, इक्वेशन को T2 इसी के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो दिस इंप्लाइज रीअरेंजमेंट में T2 cos 53 2 - d इक्वल होगा T1 cos 37d। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को डिवाइड करोगे, तो आंसर जो है क्या मिलता है देखते हैं। देखो T1 sin 37 डिवाइड बाय T1 cos 37d इक्वल का साइन होगा T2 sin 53 डिवाइड बाय T2 sin, सॉरी साइन नहीं, T2 में आएगा यहाँ पे cos। ठीक है, यहाँ आएगा हमारे पास ये T2 cos 53 और डिस्टेंस बनेगी 2 - d। अगर इसे आगे रीअरेंज करते हैं तो देखो T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया, साइन बाय कॉस बना 10, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 37/d। और इधर बात करोगे तो इधर क्या आता है, 10 53 डिवाइड बाय 2 - d। इक्वेशन रीअरेंज करने पर हमें मिलता है 10 53 डिवाइड बाय 10 37 इक्वल 2 - d डिवाइड बाय d। अब देखो हमारे पास 1037 की वैल्यू क्या होती है और 1053 की वैल्यू क्या होती है। 1037 होता है हमारे पास 3/4। ठीक है, और 1053 की अगर वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो ये आता है 4/3। आंसर देखो जी फाइनल अब क्या मिलता है। तो फाइनल आंसर में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें क्या मिलेगा आंसर, देखो 1053 मतलब 1053। ठीक है, 1053 की जगह हमने रख दिया 4/3।
डिवाइड में आगे है 1037, 1037 मतलब 3/4, और ये रिजल्ट बराबर है 2 - d/d। ठीक है, रीअरेंज करते हैं तो ये आता है हमारे पास 16/9 इक्वल 2 - d/d। और इक्वेशन सॉल्व करने पर मिलता है d की वैल्यू 0.72 मीटर, या फिर कह सकते हैं d इक्वल 72 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आता है हमारे पास फाइनल आंसर जो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? समझ आया क्वेश्चन?